हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मेसी विद राहुल। आज हम फार्मेसी का एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं जिसका नाम है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। उसमें हम सबसे पहला चैप्टर देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। उसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स देखने वाले हैं जो कि मैंने यहाँ पे शो किया है, जैसे डेफिनेशन, लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन बॉडी सिस्टम, 11 body system, characteristic of living human organism, homeostasis, anatomical body positions। तो हमारा पहला डेफिनेशन है चैप्टर का, व्हाट इज द एनाटॉमी। इट इज अ स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, रिलेशनशिप अमॉन्ग देम। जैसे कि आपको मालूम है, कोई भी ऑर्गन का अपने बॉडी में एक पर्टिकुलर लोकेशन है, उसका पर्टिकुलर साइज है, उसका पर्टिकुलर एक वेट है, उसका पर्टिकुलर एक कलर है। इस सारी चीजें हम लोग एनाटॉमी में ही देखते हैं। तो समझा डेफिनेशन, सिंपल है। इट इज अ स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप अमॉन्ग देम। कोई भी बॉडी के किसी भी पार्ट को जब स्टडी करते हो और उसके बीच का रिलेशन फाइंड आउट करते हो, वो सारी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, एनाटॉमी। सेकंड डेफिनेशन है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होता है? इट इज अ साइंस ऑफ द बॉडी फंक्शन। जैसे आपको नाम से मालूम पड़े, बॉडी फंक्शन, कोई भी ऑर्गन कैसे काम करता है, उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक हार्ट रिप्रेजेंट किया है। हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना। पर ब्लड को पंप कैसे करता है? बाय अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इसका मतलब क्या होता है? जब ए वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ए वाला पार्ट रिलैक्स होता है, और जब ए वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ए वाला पार्ट रिलैक्स होता है, जिसकी वजह से ब्लड आपके हार्ट से पंप हो पाता है। उसके बाद सेकंड है लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम। इसका मतलब ये होता है कि आपका बॉडी कौन कौन से लेवल से बना हुआ है, क्या क्या चीजें प्रेजेंट है फ्रॉम बेस टू टॉप। तो पहला इसमें आता है केमिकल लेवल। केमिकल लेवल में हम जनरली एटम से डील करते हैं। हमको मालूम है कि यूनिवर्स में हर एक चीज, एवरी लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ एटम। तो वैसे ही ह्यूमन ऑर्गेनिज्म भी का सबसे बेसिक कंपोनेंट होता है एटम। अब एटम में डिफरेंट डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ एटम रिप्रेजेंट किए जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। इसके अलावा कैल्शियम्स भी प्रेजेंट होते हैं। जब ये एटम एक साथ कंबाइंड होते हैं, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल अगर आपको दूं तो वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? H2O। मतलब यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है। व्हेन एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन कंबाइंड हो रहे हैं तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। समझा? तो ऐसे ही जब बहुत सारे केमिकल्स एक साथ कंबाइंड होते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनता है, और जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइंड होते हैं देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सेल, जिसको हम लोग सेलुलर लेवल भी बोलते हैं। सेल आपकी बॉडी का सबसे बेसिक कंपोनेंट है। एटम्स को जैसे आप देख नहीं सकते पर सेल को आप देख सकते हो, तो सेल याद रखना आपके बॉडी का सबसे बेसिक कंपोनेंट है। जैसे कोई भी बिल्डिंग को बनाने के लिए ईंटा या जिसको ब्रिक भी बोलते हैं, वो सबसे बेसिक कंपोनेंट होता है। वैसे ही आपके बॉडी का फॉर्मेशन के लिए सबसे बेसिक कंपोनेंट क्या है? सेल। जब बहुत सारे सेल्स एक साथ कंबाइंड होते हैं देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू, और इसी टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू लेवल भी बोलते हैं। एग्जाम्पल, अगर मैं दीवार तैयार करूँ तो दीवार के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? वॉल्स की तैयारी करने के लिए जरूरत पड़ती है ब्रिक्स, सीमेंट एंड रेती की। वैसे एक टिश्यू को बनाने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है? सेल की। जब बहुत सारे टिश्यूज कंबाइंड होते हैं देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन। एग्जाम्पल दो, हार्ट, किडनी, लीवर, पैंक्रियाज, स्टमक, इसोफेगस, टीथ। ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में। अब जब ये बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ कंबाइंड होते हैं देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सिस्टम लेवल। ह्यूमंस पे जनरली 11 बॉडी सिस्टम्स होते हैं, उसको हम लोग आगे आगे वाले पार्ट में देखेंगे। जब ये 11 बॉडी सिस्टम एक साथ ज्वाइंट होते हैं देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग ऑर्गेनिज्म लेवल भी बोलते हैं। अब देखो, इधर मैंने फ्लो चार्ट में बताया है। पहला है एटम एंड मॉलिक्यूल्स।
समझो ये एक एक बॉल जो है ना एक एक एटम रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आपका जब ये 3 एटम एक साथ कंबाइंड हो रहे हैं तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल ये वाटर का मॉलिक्यूल है, इसमें बीच में ऑक्सीजन है जो पिंक कलर से रिप्रेजेंट किया है, और जो व्हाइट वाला पार्ट है ये आपका हाइड्रोजन आइटम है। जब ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़ते हैं देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सेल। दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। ऐसे बहुत सारे सेल्स कंबाइंड होते हैं, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू। ह्यूमंस में जनरली 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं। फर्स्ट वन इज कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंड वन इज एपिथेलियल टिश्यू, थर्ड वन इज द नर्वस टिश्यू, एंड फोर्थ वन इज द मसल टिश्यू। ऐसे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यूज एक साथ कंबाइंड होते हैं, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गन्स। ह्यूमन, इधर मैंने हार्ट का डायग्राम रिप्रेजेंट किया है, और ऐसे बहुत डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स एक साथ कंबाइंड होते हैं, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सिस्टम लेवल। ह्यूमंस में जनरली मैंने पता है 11 बॉडी सिस्टम्स होते हैं। पहला है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा क्या काम करता है, ये कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक करता है और उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जो आपकी बॉडी जिसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जब आप चावल खाते हो तो उस चावल में जनरली स्टार्च होता है। स्टार्च इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये स्टार्च ना आपके बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो उसको स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। स्टार्च कभी भी आपका बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो जब ये कार्बोहाइड्रेट स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, अब ये ग्लूकोज इतना सिंपल और इतना छोटा हो गया है कि बॉडी उसको इजिली एब्जॉर्ब कर सकती है। तो ऐसे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना, इवन आप मेडिसिन जो भी लेते हो, उस सब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम ही उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। सेकेंड सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में ना जनरली हार्मोन्स और होम्योस्टेसिस के बारे में या कोऑर्डिनेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। आपकी बॉडी डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स बनाती है। ये हार्मोन्स आपकी बॉडी को कोऑर्डिनेट या होम्योस्टेट में मेंटेन रखती है। एग्जाम्पल है, एंडोक्राइन सिस्टम से मैंने बताया हार्मोन्स रिलीज होते हैं। पहला हार्मोन है आर्टियल नायरोटिक हार्मोन्स, जिसको पेप्टाइड हार्मोन्स भी बोलते हैं। सेकेंड है एंजियोटेंसिन 2, जो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन, जो वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और उसके बाद थायरोक्सिन, जो जनरली थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। इसके अलावा एपिनेफ्रिन भी है। एपिनेफ्रिन का काम होता है बॉडी को इमरजेंसी मोड में एक्टिव रखना। थर्ड है इंटरग्यूमेंटरी सिस्टम। इंटरग्यूमेंटरी सिस्टम में ना स्किन आते हैं, हेयर्स आते हैं, नेल्स आते हैं। ये अपने आप में ही एक सिस्टम है, क्योंकि आपके बॉडी में एक पतली सी लेयर बना के रखते हैं जो बाहर से आपको प्रोटेक्ट करके रख रहा है। बाहर के से मतलब एटमोस्फियर से। उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम जनरली अगर उसको सिंपल टर्म में बोलूं तो ये आपके बॉडी का डिफेंसिव मैकेनिज्म सिस्टम है, जो आपके बॉडी को बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है। ये आपको ग्रीन कलर का वेसल दिख रहा है, इसको लिम्फेटिक वेसल बोलते हैं, लिम्फ वेसल बोलते हैं, जिसमें लिम्फ फ्लो करता है। जैसे ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो करता है, वैसे लिम्फेटिक वेसल में लिम्फ फ्लो करता है। और इसका काम होता है एंटीबॉडीज बनाना, जो आपको बैक्टीरिया वायरस से प्रोटेक्ट करके रखता है। उसके बाद मस्कुलर। मस्कुलर में जनरली हम लोग मसल से डील करते हैं। मसल्स ना जनरली मूवमेंट में हेल्प करता है। या इधर आपका फूड का मूवमेंट हो सकता है या आपका मूवमेंट हो सकता है। अब जब एग्जांपल दूं, आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, तो आप चल के जाते हो, और चलने के लिए आपको मसल्स की जरूरत पड़ती है। विदाउट मसल आप चल नहीं सकते, समझे। उसके बाद आता है अपना नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम ना इंफॉर्मेशन को लेता है, प्रोसेस करता है, उसका आउटपुट देता है। एग्जाम्पल, अगर आपको कोई बुलाता है तो आपके कानों में ना बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, वो आवाज़ को कैप्चर करता है, आपके ब्रेन तक भेजता है, ब्रेन उसको प्रोसेस करता है और उसका आउटपुट देता है। तो एग्जाम्पल, अगर आपका कोई नाम बुलाता है तो आप पीछे मुड़ते हो, तो ये आपका किसके वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ नर्वस सिस्टम। उसके बाद आता है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ना आपको एक नया जनरेशन बनाने में हेल्प करता है, एक न्यू चाइल्ड में हेल्प करता है। उसके बाद है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में या रेस्पिरेशन सिस्टम में ना ऑक्सीजन इनहेल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल होता है। इनहेल मतलब सांस अंदर लेना, और एक्सहेल मतलब सांस बाहर छोड़ना। और ये ऑक्सीजन यूज होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, विच इज द एनर्जी सोर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो हमें ताकत मिलती है, किसके वजह से मिलती है, बिकॉज ऑफ एटीपी। और एटीपी को बनाने के लिए ऑक्सीजन एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है। उसके बाद लास्ट, सेकंड लास्ट है स्केलेटल।
स्केलेटल ना आपके जनरली बोन्स के बारे में होता है। तो ह्यूमंस में जनरली 206 हड्डियां होती हैं। ये 206 हड्डियों के शेप अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरीकों से जुड़े हुए होते हैं। इन सारी चीज़ों की स्टडी को हम लोग स्केलेटल सिस्टम में कवर करेंगे। उसके बाद लास्ट है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में ना हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे। किडनी यूरिन बनाता है, वो यूरिन कैसे बनता है वो सब देखेंगे। और एक्चुअल में ना यूरिन का फॉर्मेशन इसलिए होता है कि आपका बॉडी का जो भी टॉक्सिक मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, वो आपकी ह्यूमन बॉडी से बाहर निकले। इसके अलावा ये आपके ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखता है और आरबीसी को भी बनाता है। उसके बाद आता है हमारा ऑर्गेनिज्म। जब 11 बॉडी सिस्टम कंबाइंड होता है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे मैंने कुछ कार्टून्स को रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद हमारा डेफिनेशन है सेल। तो जैसे हम लोग ने देखा था, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। आपकी पूरी बॉडी का सबसे बेसिक पार्ट क्या है? सेल है। और जो काम करता है, जैसे एग्जांपल दूं, आपके तीत का काम क्या होता है? कोई भी चीज को क्रश करना। ये किसके वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ सेल। ये उसका फंक्शन होता है। टिपिकली सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखता है, स्फेरिकल शेप्ड होते हैं और उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं जो इनके सिस्टम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। टिश्यू, जो बहुत सारे सेल्स एक साथ कंबाइंड होते हैं, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू। अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड द टिश्यू हैविंग सिमिलर फिजिकल कैरेक्टर परफॉर्मिंग सम स्पेशलाइज्ड फंक्शन। फिजिकल कैरेक्टर एंड परफॉर्मिंग सम स्पेशलाइज्ड फंक्शन का मतलब क्या होता है? अब सेल के भी ना ऑर्गेनल्स के हिसाब से ना उनका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है। तो जो सेल्स सेम फंक्शन करता है वो कंबाइंड होता है और देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू। जैसे एक ग्रुप को बनाने के लिए जो भी ग्रुप में बंदे रहते हैं, उनकी मेंटालिटी, उनकी थिंकिंग मैच करती है, इसके लिए ग्रुप एक अच्छे से चल पाता है। वैसे जब सेल्स जिनका काम सेम है वो एक साथ कंबाइंड होते हैं, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू। ह्यूमंस में 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं। पहला नर्वस टिश्यू, जो ब्रेन में प्रेजेंट है, स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है, नर्व में प्रेजेंट है। उसके बाद मसल टिश्यू 3 टाइप के होते हैं, कार्डियक, स्मूथ एंड स्केलेटल। कार्डियक ना हार्ट में प्रेजेंट होता है। स्मूथ मसल आपके विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल, अगर विसरल ऑर्गन्स की बात करूं तो वो ऑर्गन्स होते हैं जो इनवॉलेंट्रीज होते हैं, जो आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं। एग्जाम्पल, इसोफेगस ट्यूब, स्टमक, किडनी, लीवर, इस सब में आपके स्मूथ मसल्स होते हैं। उसके बाद है स्केलेटल। स्केलेटल्स ना जनरली वॉलेंटरी मसल्स होते हैं जो आपके विल कंट्रोल में होते हैं। विल मतलब आप खुद कंट्रोल कर सकते हो। एग्जाम्पल, आपके पैर के मसल्स, हाथ के मसल, बैक साइड के मसल्स, ये सब आपके स्केलेटल मसल से बना हुआ होता है। कनेक्टिव टिश्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू होता है। आपके फैट, आपके सॉफ्ट टिश्यूज, बोन्स, टेंडन, ये सब किससे बने हैं? कनेक्टिव टिश्यू से बने। लास्ट है बट नॉट द लिस्ट इज द एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू ना जनरली आपकी लाइनिंग में प्रेजेंट होता है। किसकी लाइनिंग में? जीआई ट्रैक्ट ऑर्गन्स के और हॉलो ऑर्गन्स। एग्जांपल, इसोफेगस ट्यूब। इसोफेगस ट्यूब अंदर से खाली एक ट्यूब है, तो जो ट्यूब की लाइनिंग होती है इंटरनल वाली, अंदर वाली, वो आपके एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है। इवन ह्यूमंस का जो स्किन होता है, जो आउटर मोस्ट पार्ट है, वो भी आपके एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ होता है, जिसको हम लोग एपिडर्मिस से नाम से जानते हैं। यहाँ पे मैंने सारे डाइजेस्टिव 11 बॉडी सिस्टम को रिप्रेजेंट किया है। इसमें सबसे पहला है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जनरली माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे एंड होता है। माउथ इज कंटिन्यू विद द फेरिंग्स, इसोफेगस ट्यूब, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, दिस लार्ज इंटेस्टाइन एंड विद द रेक्टम एंड द एनस। इसके अलावा इसमें 2 और इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं। पहला लीवर, पैंक्रियास। ये दोनों ऑर्गन्स ना खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। डाइजेस्ट मतलब ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं। उसके बाद सेकंड है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में किडनी आता है। ये व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है, आपका एडिनल ग्लैंड होता है। यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। और ये जो आपका ब्लू वाला पार्ट है वो आपका रेनल वेन है, और ये जो रेड वाला पार्ट है रेनल आर्टरी है। फिर इसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल में डिफरेंट होता है, फीमेल में डिफरेंट होता है। मेल में ये टेस्टिस होता है जो आपका स्पर्म बनाने में हेल्प करता है, और फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ओवरी, जो ओवम बनाता है।
When sperm and ovum combine together, there is a formation of new generation or new ones. उसके बाद आता है लिम्फेटिक सिस्टम एंड इम्यूनिटी। जैसे मैंने बताया लिम्फेटिक सिस्टम एंड इम्यूनिटी ना आपके बॉडी में एक डिफेंसिव मैकेनिज्म का रोल परफॉर्म करता है। इस डिफेंसिव मैकेनिज्म को परफॉर्म करने में कौन कौन से ऑर्गन्स हेल्प करते हैं? पहला थाइमस, लिम्फेटिक वेसल जिसमें लिम्फ फ्लो कर रहा है, और लास्ट में अपना आता है लिम्फ नोड। ये आपके बॉडी का लिम्फेटिक सिस्टम का एक फोटो है। जैसे ब्लड वेसल्स होते हैं जो आपके बॉडी के हर एक पार्ट में प्रेजेंट होता है, वैसे लिम्फेटिक वेसल भी आपके बॉडी के हर एक पार्ट में प्रेजेंट होता है। फिर आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम जनरली ऑक्सीजन को, गैस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। और गैस कौन सा? ऑक्सीजन अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। ये आपका स्टार्ट होता है नेजल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकिया, ब्रोंकियोल्स एंड लास्ट में आता है अपना एंड होता है एल्वुलस, जहाँ पे एक्चुअल गैस का एक्सचेंज होता है। यहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलस में आता है और एल्वुलस का जो भी ऑक्सीजन है आपके ब्लड में जाता है। उसके बाद है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम आपका हार्मोन्स बनाता है एंड आपकी बॉडी में होम्योस्टेसिस मेंटेन रखता है या कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। डिफरेंट एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड्स इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड है पिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस, पैंक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड। मेल में टेस्टिकल्स होता है, फीमेल में प्लासेंटा इन द ओवरी। बाकी सब सेम रहने वाला है। इसमें डिफरेंट हार्मोन्स बनेंगे। ये हार्मोन्स आपकी बॉडी में डिफरेंट काम को रेगुलेट करते हैं या कंट्रोल करते हैं, वो हम लोग आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। उसके बाद है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें जनरली हार्ट आता है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज आते हैं। हार्ट और ये वाला पार्ट को हम लोग सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। और कुछ ब्लड वेसल्स आपके लंग्स में भी होते हैं। हार्ट टू दोज ब्लड वेसल विच प्रेजेंट इन द लंग्स इज द पल्मोनरी सर्किट या पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब हमारा नेक्स्ट सिस्टम रहेगा मस्कुलर सिस्टम। जनरली मस्कुलर सिस्टम ना मैंने पहले भी बताया, ये हेल्प करता है मूवमेंट में। आइदर आपका बॉडी का इंटरनल हो या फिजिकली हो। फिजिकली मतलब चलना फिरना, लिखना, बोलना, दिस आर फिजिकल मूवमेंट। और इंटरनल मूवमेंट मतलब ब्लड फ्लो हो रहा है इन द ब्लड वेसल ए बिकॉज ऑफ मस्कुलर की वजह से हो रहा है, मसल्स की वजह से हो रहे हैं। सब आपके मस्कुलर सिस्टम में आते हैं। नेक्स्ट है आपका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जनरली आपकी पूरी बॉडी में ना एक वेब की तरह, एक जाल, मकड़े की जाल की तरह है। ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जनरली ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो नर्व होते हैं जो आपके ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बाहर प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल आपके हाथ, पैर, कमर, बैक साइड, जितने भी मसल्स होते हैं उसको हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और इस सब नर्वस सिस्टम का सबसे बेसिक पार्ट होता है न्यूरॉन्स। ये पूरा जितना भी नर्व सिस्टम है आपका बॉडी में, जितने भी नर्वस सिस्टम है, सभी नर्व या न्यूरॉन, नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स भी इसको कभी कभी हम लोग बोलते हैं, इससे बना हुआ होता है। नेक्स्ट है स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम में मैंने बताया था, जैसे इसमें हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं, बोन्स के बारे में पढ़ते हैं। डिफरेंट बोन्स प्रेजेंट होता है आपके ह्यूमन बॉडी में। जनरली 206 हड्डियां होती हैं और ये सारी हड्डियां अलग अलग टाइप के जॉइंट से जुड़े हुए होते हैं। कोई जॉइंट फिक्स्ड होता है, कोई स्लाइटली मूवेबल होता है, कोई फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। ये सब हम लोग स्केलेटन सिस्टम में कवर करेंगे। लास्ट है हमारा द इंटरग्यूमेंटरी सिस्टम। इंटरग्यूमेंटरी सिस्टम में स्किन आते हैं, हेड्स आते हैं, अंदर नेल्स आते हैं। स्किन में अलग अलग लेयर्स होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। हेयर का ग्रोथ कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें हेयर में प्रेजेंट होती हैं, फिर नेल्स में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, उनका नाम, अलग अलग पार्ट का नाम क्या क्या होता है, वो सब हम लोग इंटरग्यूमेंटरी सिस्टम में पढ़ते हैं। डेट्स इट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू and please subscribe my channel and like follow for more videos pharmacy with Rahul. Thank you.